एक शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। अनअकैडमी में आपका स्वागत है, भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी सबसे बेहतरीन और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइव सेशन बेस्ट एडुकेटर के साथ। मानिए बेस्ट एडुकेटर इस देश के। इसके अलावा लाइव प्रैक्टिस मिलेगी आपको एडुकेटर के साथ, जहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। वीकली क्विजेस होंगे जहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। 9 से लेकर 12 कक्षा तक बैच और कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ज्वाइन कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी। इसके लिए आपको जाना होगा www.unacademy.com पे। फायदे क्या हैं इसके ज्वाइनिंग अनअकैडमी के? पहली चीज, आपको कोर्स वर्क कहीं से भी किसी समय भी मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। आप फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से और स्ट्रक्चर के साथ काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। समय का उपयोग होगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा आप क्लासमेट्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं। आपको फीडबैक मिलेगा अपने टेस्ट पे और सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाएगा। प्रिफर्ड पेस है लर्निंग की। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं सभी के लिए। आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना है LE01 ताकि आप 10% डिस्काउंट ले सकें। वेलकम टू अनअकैडमी। ये CBSE क्लास 10 कक्षा 10 का साइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए जो बार बार एग्जामिनेशन में आए हैं। पहला सवाल है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग। इथेनोइक एसिड का जब कॉम्बिनेशन होता है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल से, क्या प्रोडक्ट आता है उसका आपको नाम भी बताना है। ये 2016-2017 में आया है और जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे वो रिपीटेड है। तो ये इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। जब सोडियम के साथ ये कॉम्बिनेशन होता है इसका, तो आपको मिलता है सोडियम इथेनोएट, सोडियम एसीटेट। इसके साथ हाइड्रोजन रिलीज होती है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है CH3COH, तो आपको ये इथेनोइक एसिड है, तो आपको मिलेगा CH3COONA, जो सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसीटेट, साथ में पानी मिलता है, वाटर। उसके बाद इथेनॉल के साथ जब इथेनोइक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है CH3COOH प्लस C2H2OH, इथेनॉल है ये, इससे आपको एस्टर मिलता है। इसे हम इथाइल इथेनोएट भी कहते हैं, CH3COOC2H5 अलॉन्ग विथ वाटर। 2 रीजन बताने हैं फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमॉन्ग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट पहले लेते हैं। सेकंड पार्ट के कुछ मल्टीपल सब पार्ट है। तो पहला कहता है कि आपको बताना है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आगे की जो प्रोजेनी आ रही है, आगे का जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है, उसके अपीयरेंस में वेरिएशन क्यों होता है, चेंज क्यों होता है, जो दिखावट होती है। तो प्रोजेनी का मतलब होता है जो अगली आपकी स्पीशीज आने वाली ऑफस्प्रिंग कहते हैं, और क्या उनमें अपीयरेंस में वेरिएशन आता है उसके कारण बताने हैं। 2 इसके मेजर रीजन आप बता सकते हैं। अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमॉन्ग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, संभोग क्रिया। तो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो DNA है वो एक्सचेंज होता है किसके बीच में, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है मायोसिस में, और इसी कारण से जो आगे की ऑफस्प्रिंग है उसमें वेरिएशन हो जाता है। दूसरा यह है कि जो प्रोजेनी बनता है, जो इनकमिंग स्पीशीज बनती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके पास कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, फीचर आती है मां से, मदर से, साथ में फादर से भी आते हैं, दोनों से आते हैं। इस कारण से, क्योंकि दोनों से कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, इसीलिए वेरिएशन हो जाता है, इसलिए चीजें परिवर्तित हो जाती है। सेकेंड पार्ट है, ये प्लांट के लिए है। नेम द पार्ट मार्क्ड A इन द डायग्राम। ए क्या है इसमें? जो ए पार्ट देख रहे हैं वो उसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। ये जो ए है पॉलन ग्रेन। हाउ डज ए रीच पार्ट बी? ए से ये बी तक कैसे आता है? ए से बी तक जो मार्क्ड है, ए बी तक आता है पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन के अलग अलग
कारण है, हवाएं हो सकती हैं या तितलियां हो सकती हैं, भंवरे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। और वो उड़ते भी हैं, पॉलन बहुत दूर तक जाते हैं। और बी क्या है इसमें? बी है स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। तीसरा है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सी। ये जो ट्यूब नुमा चीज आप देख रहे हैं, ये ट्यूब क्या करती है, इसका नाम क्या है? तो सी पॉलन ट्यूब है, इसका ये मेन काम होता है। पॉलन ट्यूब, इसका काम होता है कि जो मेल गैमेट को है उसको ये एग तक, फीमेल गैमेट तक, फीमेल पोजीशन तक पहुंचाता है ट्यूब का। What happens to the part marked D after fertilization is over? एक बार ये 2014-2016 में आया है, आगे भी आया है। तो होता क्या है, ये होता क्या है, डी ये है एग, डी एग है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अंडा जो है वो डिवाइड होता है कई बार, और उसके बाद एम्ब्रायो बनता है इस ओव्यूल के अंदर। एम्ब्रायो मतलब आगे का जो ऑफस्प्रिंग है इसका। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट show that the traits are inherited independently? ये 2016-2017 में ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसमें मेंडल एक साहब थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने लंबे जो बड़े प्लांट थे उनको उन्होंने क्रॉस कराया, पी लिया इन्होंने, पी मटर का पौधा लिया इसमें। और डोमिनेंट ट्रेड्स जो मैं आपको यहां पर दिखा पा रहा हूं, और जो रिसेसिव ट्रेड्स है, तो डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेट करेंगे। तो मेंडल ने जब क्रॉस किया जो प्योर टॉल प्लांट्स है इनको, तो उन्होंने कहा टॉल प्लांट ही आते हैं जब फर्स्ट जनरेशन में, F1 इसे हम कहते हैं। पहले जनरेशन में केवल टॉल प्लांट्स ही आ रहे हैं। ड्वार्फ मतलब छोटा, टॉल बड़ा, ड्वार्फ मतलब छोटा। इन्होंने देखा कि कोई छोटा प्लांट, कोई छोटा पौधा नहीं बन रहा है इसमें, प्रोजेनी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। जब F1 जो टॉल प्लांट्स है इसको खुद से पॉलिनेट किया गया, तो मेंडल को मिला बड़ा और छोटा दोनों F2 जनरेशन में 3:1 फॉर्म में। यह बताता है, इसका उत्तर यही है कि दिस शोज द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये प्रॉपर इसका आपका फ्लो चार्ट है, इसको जरा देखिएगा। यहां से आप डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स देख सकते हैं। लिस्ट 4 स्टेक होल्डर विच मे बी हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों का संरक्षण करने के लिए कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे? तो जो लोग जो फॉरेस्ट के जंगलात के आसपास रहते हैं, ये जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट है, जो लोग इसके आसपास विसिनिटी में रहते हैं वो लोग स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ये इस पे आश्रित हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये इसका फायदा लेते हैं, तो इसका आरक्षण करेंगे, इसका संरक्षण भी करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट, जो ये फॉरेस्ट का, जंगलों का जो रॉ प्रोडक्ट है वो एज ए रॉ मटेरियल लेते हैं। सारी प्राइमरी एक्टिविटीज जो हम देख चुके हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती हैं या फॉरेस्ट से आती हैं। जब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं तो यहां पर सेकेंडरी एक्टिविटीज आ जाती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज की चीजें लेती है, मतलब एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री की चीजें लेती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि उनको रॉ मटेरियल यहां से मिल रहा है अपने इंडस्ट्रीज के लिए, इसीलिए वो स्टेक होल्डर होंगे। तीसरा है वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुसियास्ट, वो लोग जो एक्टिविस्ट होते हैं, यानी जो नेचर से प्यार करते हैं, उनके कंजर्वेशन की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की बात करते हैं, वो लोग होंगे। तीसरा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जंगल और वन का डिपार्टमेंट होता है, डिवीजन होता है, वो इसका स्टेक होल्डर है। ये 2012, 2014, 2015 और काफी रिपीट होता है ये सवाल। व्हाई सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस नेसेसरी? आउट ऑफ द 2 मेथड्स, रीयूज एंड रिसाइकल, which one would you suggest practicing and why? तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? पहली चीज ये है कि जो मैनेजमेंट है रिसोर्स का, उसका इस तरीके से हम रिसोर्सेस का उपयोग करें कि आज की पॉपुलेशन उसे यूज करे, आज की जनसंख्या उसे यूज करे, लेकिन आगे की जनरेशन के लिए भी ये हो। यानी मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और महीने भर के लिए है, आपके पास है 100 रुपए, और आप पूरे मंथ के लिए 30 दिनों के लिए आपके पास 100 रुपए है। आप आज 100 रुपए खर्च कर देंगे तो बाकी 29-28 दिन क्या करेंगे? तो नेचुरल रिसोर्स के साथ भी ऐसे ही है, ये लिमिटेड है, इसको लाखों हजारों साल लग जाते हैं बनने में। एक पेड़ को उगने में भी सालों लग जाते हैं, और पेट्रोलियम वगैरह की तो बात ही मत करिए, लाखों साल लग जाते हैं। तो होता यह है कि आज जो हमारी पॉपुलेशन है वो, उसको जरूरत है, लेकिन उसको उतना ही दिया जाए, उतना ही वो यूज करे जितनी की जरूरत है। अंधाधुंध उपयोग रिसोर्सेस का हम ऐसा उपयोग ना करें।
ये जो 100 रुपए मैंने बताया, तो मान लीजिए आज आपने 2 रुपए, 5 रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपए खर्च कर दिए, आगे कल 4 रुपए खर्च कर दीजिए, ऐसे करके आपके पास पूरे महीने के लिए पैसा रहेगा जेब में। दूसरा यह है कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं आज की, वो आज हम पूरी करें, जरूरत को पूरी करें, लेकिन हम उसको आगे के लिए भी रखें। जो मैंने आपको पहले बताया, मैंने तो अब यूज कर लिया, थोड़ा सा बचाया, मेरे बच्चा उसे यूज करेगा, वो तो बिल्कुल नहीं बचाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत बचा दे, तो उसके बाद जो बच्चे आएंगे, उसके बाद जो बच्चे आएंगे, उनका क्या होगा? जो आगे के बच्चे होंगे उनके पास कुछ भी नहीं होगा। पेट्रोलियम का आज हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम आगे के समय में खत्म हो जाएगा, तो वो हम कहां से लाएंगे? हम अपनी गाड़ियां कैसे चलाएंगे? हवाई जहाज कैसे चलेंगे? हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो ये इसीलिए इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का। दूसरा बात आता है रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल। तो रीयूज ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो सामान है उसको दोबारा यूज कर लीजिए, लेकिन रिसाइकल आप करेंगे तो पहले लेके आएंगे उसको, आप पहले उस फॉर्म में बनाएंगे ताकि आप उसको दूसरा फॉर्म बना सके, तो एनर्जी इसमें जा रही है, आपका रिसोर्स जा रहे हैं, एफर्ट जा रहे हैं, यानी कि यहां पर भी आप बहुत सारा रिसोर्स डाल रहे हैं ताकि आप चीजों को रिसाइकल कर सके। तो रिसाइकल नहीं, रीयूज बेटर है, ठीक, क्योंकि आप एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। आप रीयूज में एनर्जी ज्यादा नहीं खर्च कर रहे हैं, रिसाइकल में आप बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं ताकि आप उस चीज को उपयोग कर सकें। उसके बाद यह है कि फिर से मैं ये बात करता हूं कि आज की बात हम आज के लिए उपयोग करें, आज का सामान, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन करें उतना ताकि हम आगे की जनरेशन के लिए रख सकें, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड है, उनके नंबर्स लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आगे नहीं पैदा होंगे, लेकिन इनको सालों साल लग जाते हैं, इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय कहते हैं। ये खत्म हो जाएंगे, इनको सालों साल लग जाएंगे। हमें इसको रखना है आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, 50-100 साल के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आपको 100 साल के लिए, 100 सैकड़ों साल के लिए बात करनी है। और हम जो अपने रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। एक अमेरिका का आदमी जितना 50 टाइम ज्यादा एक युगांडा का आदमी, केनिया का या हिंदुस्तान के आदमी से ज्यादा रिसोर्स यूज करता है। यानी रिसोर्सेज अगर आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका अंधाधुन या बगैर सोच समझ के उसका उपयोग करने लगे। यानी अगर अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, आपके आज के फायदे के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तो फिर आगे के लिए आप क्या देंगे आगे के फ्यूचर जनरेशन को? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी किसी को पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, और जिनके पास बहुत ज्यादा है वो बिल्कुल खत्म करने में लगे हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट करें नेचुरल रिसोर्सेज का। ये आज की रिक्वायरमेंट है और ये हमारे फ्यूचर जनरेशन की भी रिक्वायरमेंट है। What is homologous series of carbon compounds? Write the molecular formula of 2 consecutive members of homologous series of aldehydes. State which part of these compound determine their physical and chemical properties. तो यहां पर ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे आपको दिखेंगे। तो एक होमोलोगस सीरीज को हम डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार जहां पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, लेकिन जो आगे जो जैसे मान लीजिए एक है, उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट आने वाला है, एडजेसेंट कहते हैं इसको, सक्सेसिव मेंबर कहते हैं, वो या तो आपस में CH2 से डिफर करेंगे या 14 मास यूनिट से डिफर करेंगे। जैसे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स का एग्जांपल दें तो CH3 CHO हो गया, C2H5 CHO हो गया। ये 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स है। एक कार्बन कंपाउंड के 2 पार्ट होते हैं, R और F। R और F, R जो होता है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, F जो होता है फंक्शनल ग्रुप पार्ट होता है। ये जो R पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, भौतिक प्रॉपर्टियां बताता है, और F जो होता है वो केमिकल, रासायनिक प्रॉपर्टी बताता है। यहां पर एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके जनरल फॉर्मूला आपको पता है। जब भी किसी का जनरल फॉर्मूला मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि वो होमोलोगस सीरीज से आते हैं। जैसे एल्केन्स का CnH2n+2, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे बनता रहता है। जैसे CnH2n+2, अगर मैं इसको लूं, n की जगह हम 1 रखते हैं, तो C तो 1 हो, C के साथ 1 हो गया, H2n+2, तो 2 × 1+2, 2 × 1+2, 2+2 यानी कि 2+2 4, CH4 हो गया। n को अब 2 रखते हैं, तो C2H, 2 × 2+2 यानी कि 2 × 2 4, 4 + 2 is 6,
तो क्या आ गया, H6 आ गया, C2H6 आ गया, ये चलता रहेगा आगे, इसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप इसका होगा और सेम फंक्शनल ग्रुप से ये आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट टू ऑफ इट्स एडवांटेजेस। ये भी काफी रिपीट होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि वो सारे प्लांट जिनको हम चाहते हैं कि वो जल्दी फ्लावर और फ्रूट, यानी इनमें जल्दी से जल्दी फ्रूट्स आ जाए, फल आ जाए, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं बनिस्बत कि उनका जो हम सीड लगा के करेंगे, बीज लगा के। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मान लीजिए आपको सीड से 5 महीने में पौधा फल दे रहा है, तो वेजिटेटिव से आपको 2 महीने में मिल जाएगा। इसका प्लांट जो बनता है वो पेरेंट प्लांट, जो उसका पेरेंट प्लांट है उसी की तरह ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी उसी की अच्छी होगी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, ऐसे प्लांट जिनके पास सीड्स नहीं है, जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनका क्या होगा, उनके लिए सबसे बढ़िया ये है, जो प्लांट जो सीड बीज पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि बीज से ही तो अगला पौधा उगेगा ना, उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। जो सर्वाइवल रेट्स है, जो सर्वाइवल मतलब जो ये पौधे लगते हैं और उगाए जाते हैं, उसके बाद ये बहुत दिनों तक चलते हैं, ये ज्यादा है अगर आप सीड से लगाएंगे, बीजे से लगाएंगे। तो ये प्लांट है, इसको हम इस तरीके से काटते हैं, स्लैंट तरीके से, इसी प्लांट को हम ग्रो करते हैं। यहां पर भी आप देखिएगा, यहां पर हम प्लांट को कट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, और उसको फिर हम जमीन में लगा रहे हैं ताकि ये ग्रो करे। इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। एक्सप्लेन एड्स, लिस्ट एनी 4 मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एड्स। ये भी काफी रिपीट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स का मतलब होता है, फुल फॉर्म देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी एक वायरस होता है, जिसके कारण, एचआईवी वायरस के कारण आपको एड्स होता है या एड्स हो जाता है। तो ये डिसीज है, वायरस इसमें होता है, और अगर आपको टेस्ट किया जाए, अगर आप एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब आप एड्स से संक्रमित है। होता यह है कि एड्स जो अगर हो जाता है, तो आपका इम्यून सिस्टम को ये वीक कर देता है। अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो आप बाहर के जितने भी बाकी डिसीजेस हैं उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। आपका इम्यून बहुत खराब हो जाता है, आप बिल्कुल धीरे धीरे एक स्लो मौत मरते हैं। धीरे धीरे आप मौत की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी खराब करता है या खत्म करता है। तो फिर से मैं बताऊं, ये एचआईवी पॉजिटिव, इसका ब्लड टेस्ट जब होता है तो एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, तो एड्स हो जाता है। इसके 4 मेथड या ऐसे मल्टीपल मेथड्स हैं। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? पहली चीज ये है कि इन्फेक्टेड ब्लड, अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है, उसका ब्लड किसी एक नॉन अफेक्टेड आदमी को लगाया जाए, तो वो इफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्ट हो जाएगा। कोई और, मतलब ब्लड को पहले चेक किया जाना चाहिए, उसके बाद उसको किसी और को दिया जाना चाहिए, अदरवाइज ब्लड से क्लियर एचआईवी हो जाएगा अगर किसी को है तो। जो सिरिंज हम यूज करते हैं, क्योंकि सिरिंज जो है शरीर के अंदर जाती है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसे हम काटते वगैरह हैं, कुछ कटिंग करते हैं, तो उसमें अगर हम उसको ठीक से क्लियर नहीं कर रहे हैं या फिर उसको फेंक नहीं रहे हैं तो उससे दूसरे आदमी को हो जाएगा। कॉन्डम्स, जब भी सेक्स करें, जब भी संभोग करें, बहुत अच्छी प्रक्रिया है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी करें कॉन्डम का यूज करें। कॉन्डम का मतलब ये है, फीमेल कॉन्डम आते हैं, मेल कॉन्डम होता है। जब भी संभोग क्रिया करें, इस कॉन्डम का यूज करें। और अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, तो एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए चेक किया जाए, एसटीडीज के लिए चेक किया जाए, तो इससे आपको पता लगेगा। देखिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इंटरकोर्स, संभोग, सेक्स, इसको ना किया जाए। अगर आपको एक पार्टनर है, एक पार्टनर के साथ रहिए। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर है, तो आपको कोई गारंटी नहीं कि अगले पार्टनर को एचआईवी हुआ तो आपकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करेंगे, कैसे होता है कि एक माँ है, उसके बच्चे, अगर उसके पेट में बच्चा है और उसको एचआईवी है, तो फिर एड्स होने की संभावना उस बच्चे को पूरी रहेगी। फिर अगर आप इन्फेक्टेड ड्रग यूज, यानी आपने ड्रग कहीं ऐसी चीज यूज की, इंजेक्शन यूज किया और दूसरे ने भी इंजेक्शन यूज किया, जैसे लोग नॉर्मली ड्रग्स यूज करने में लेते हैं, तो एक को एचआईवी है तो आपको भी एचआईवी हो जाएगा। ये तरीके थोड़ा ध्यान में रखिएगा। NaMgAl are the elements having 1, 2, 3 valence electron respectively. Which of these elements have the largest atomic radius? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है? तो उत्तर है इसका सोडियम Na, क्योंकि एटॉमिक साइज बाएं से दाएं बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज में।
ये पहला उत्तर हो गया। फिर इन तीनों में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम, Al। उसका ये काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो कम होती है लेफ्ट से राइट। एल्यूमिनियम क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। अगला सवाल है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ 3 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? मान लीजिए आपने सेक्स किया, आपने संभोग किया और उसके बाद किसी तरीके से आपने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस होंगे, महिला के, लड़की के प्रेग्नेंट होने के चांसेस है। उसके लिए आप बैरियर मेथड यूज करिए या मेल और फीमेल कॉन्डम यूज करिए। 5 मिनट का मजा, जिंदगी भर की सजा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्डम यूज करिए। इसके अलावा हार्मोनल पिल्स आते हैं, जैसे आई पिल होती है, सहेलिया पिल्स, 72 घंटे तक ये वैलिड होती है। इसका मतलब अगर आपने अभी सेक्स किया है, संभोग किया है, तो आप 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर इसको अब दवाई ले सकते हैं ताकि आगे कोई प्रेगनेंसी ना हो। यूज ऑफ लूप और कॉपर टी और आईयूसीडी आईयूडी कहते हैं इसको, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। जो औरतों का, लड़कियों का यूट्रस होता है, वहां पर इसको लगाया जाता है ताकि जो स्पर्म है और महिलाओं का एग है उसका कॉम्बिनेशन ना हो पाए। उसके अलावा सर्जिकल मेथड है, काटपीट वाले मेथड भी है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। नसबंदी कहते हैं इसको मर्दों के लिए। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या हो सकते हैं? बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या है? कॉन्डम है, स्पर्मिसाइड है, फीमेल कॉन्डम है, डायफ्राम है, वजाइनल स्पंज है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी है, मतलब दवाइयां। एक पिल ले लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन का पिल होता है। ऐसे अलग अलग पैच होते हैं जो जिसे कॉन्ट्रासेप्टिव पैच कहते हैं हम, और इस पैच को लगाने से भी हार्मोनल काम होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है। इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे मैंने बताया कि सीधा यूट्रस में ही ये चीज लगा दी जाती है ताकि कोई गर्भधारण ना हो सके, यानी कोई कॉम्बिनेशन ना हो सके मेल और फीमेल के जो फ्लूइड्स हैं उसका, जो संभोग के समय निकलते हैं। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन में यह है कि नसबंदी कर दीजिए, आदमी और औरत दोनों की नसबंदी होती है, और वेसेक्टोमी, ट्यूबलिगेशन होता है। इससे आप देखेंगे कि गर्भधारण के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सवाल संख्या 11, इस सवाल को हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।